दिस इज माई टेक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीए जो है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो भी नहीं मानते, वो तो कह रहे हैं कि 6.7 या 6.8 के आसपास है। मैं उन्हीं कृष्ण सर आपकी बात से ये समझ रहा हूँ, देखिए इकोनॉमी में दो तरह से चल रहा है ना, एक आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे चले हैं 2018 2017 एफआई से चलते हैं, एफवाई 17 से ही आप ले लीजिए तो वो लगातार ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ है। कोविड के 2 सालों का अगर अपहीवल को हम डिस्काउंटिंग दें, उसको एडजस्ट करें, तब भी लाइन नीचे की तरफ आ रही है। और जो बॉटम ऑफ पिरामिड है वहां डिमांड की सीरियस चैलेंज है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोगों ने कवर किए, सब कंपनीज में ये साफ साफ दिख रहा है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि इंक्वायरी नहीं आ रही, अगले क्या होगा, ये एक बड़ा मुश्किल भरा चैलेंज होगा। शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आप चैम्बर के आदमी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते होंगे, नंबर सजेस्ट कर रहे हैं क्या कि जो आप लोग बताते रहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन नंबर तो ऐसा नहीं बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे गर्ग साहब ने बताया, उन्नी कृष्ण जी ने बताया कि जो एक डिफिकल्ट ईयर हमने देखा था, जो कोरोना का पीरियड था, 2020-21 का जो साल था, फाइनेंशियल ईयर था, उसने टोटल जो डिसरप्शन किया, क्योंकि एक तो उस टाइम पे हमने न्यू लोज देखे जो एक्सट्रीम लोज थे, तो अगले ही वित्त वर्ष में हमने न्यू हाइज देखे उसके ऊपर, जबकि वैसा ग्रोथ हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो अब उसको एडजस्टमेंट करने में, उसको एवरेजेस करने में, जैसे गर्ग साहब बता रहे थे कि अगर हम उस इफेक्ट को डाइल्यूट कर दें तो ग्रोथ है जो वो 2-3-4% के आसपास बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक बार हमने बहुत लोज देखे, उसके अगले साल हमने लो बेस इफेक्ट की वजह से बड़ा हाई देखे, अभी हम दोबारा से जो हाई के ऊपर फिर हम लो देख रहे हैं, और उसमें भी विद इन द ऑल सेक्टर्स। उसमें क्या था कि कुछ सेक्टर उस टाइम पे न्यू लोज बना गए और कुछ न्यू हाइज। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में जो 20-21 का फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें जो लो गया था, मैं सर्विसेज सेक्टर उसमें नहीं उभरा था, सर्विसेज सेक्टर उसमें वापस रिकवरी नहीं हो पाया था जो पिछले साल हुआ, जिसकी वजह से अभी हमारा जो क्वार्टर वन में सर्विसेज सेक्टर ग्रो किया है, जो ग्रोथ हुई है, वो 12-13% की जो ग्रोथ आई है, वो सर्विसेज सेक्टर की वजह से आई। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने लो देखे थे और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हाई देखे थे, अब वो वैसा ही चैलेंज इस वित्त वर्ष में फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, ये तो सभी देशों में हुआ, ये हमारे अकेले भारत की बात नहीं है। हम देखते हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी सेम प्रॉब्लम रही है। वही प्रॉब्लम हमने इन्फ्लेशन में फेस की। इन्फ्लेशन पहले नेगेटिव में था, लो बेस की वजह से हमने डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देखे। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज की स्थिति है इस वक्त पे, उससे हम कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हम इमर्जिंग मार्केट्स की भी जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनसे बेहतर हैं। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। उनके साथ भी बेस इफेक्ट रहे हैं, उनको भी बेस का फायदा मिला है और बेस का नुकसान भी मिला है। सेम चीज हमारे साथ है, लेकिन अगर हम तुलना करें सब चीजों को कंसिडर करते हुए, वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम राइट नाउ। ये जरूर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो नेगेटिव में गया है, वो नहीं जाना चाहिए था। डिस्पाइट द रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिफॉर्म्स हुई हैं, स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स हुई हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव में जाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हमें इसके बारे में दोबारा से सोचना होगा कि क्या हमारा जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है दैट इज ग्राउंडेड और नॉट, क्या उसका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, या उसके इफेक्टिव जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं जाके चिंतित हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त पे है वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर हम देखते हैं जो 5 कॉस्ट है वो बहुत ही हाई लेवल पे है अभी भी, जैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कॉस्ट ऑफ पावर है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है। ये सभी कॉस्ट बहुत हाई पे हैं। हमें इनको रिड्यूस करने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, तभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे ग्रो करेगा, जो कि जीडीपी को अच्छे से सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी को सपोर्ट नहीं देगा तो ग्रोथ बहुत ही फ्रेजाइल रहेगी। सर्विसेज सेक्टर के ऊपर ग्रो करके हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर इज नॉट अ मेजर सर्विसेज प्रोवाइडर, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए उसमें स्टेग्नेशन आ जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स को फैक्ट्रीज में डिप्लॉय करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है कि डिस्पाइट द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोइंग इन द हायर ट्रैजेक्टरी, व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग? क्योंकि डिमांड तो आती है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है तो इकोनॉमी में डिमांड आती है, लेकिन वो डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ क्यों नहीं लेके आ पा रही है? एक बहुत ही ऐसा विषय है। या तो फिर हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमें बहुत ही
सस्ते दाम पे बाहर से चीजें मिलती हैं, उनको हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसमें अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शर्मा जी नहीं कर रहे हैं। शर्मा सर, इसमें कई सारी चीजें ना जो हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आती।